हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और यूनिट। ये यूनिट हमारे एग्जाम में 12 मार्क्स में आती है। बेटा कितने मार्क्स में आती है? 12 मार्क्स में आती है। और इस चैप्टर का नाम होगा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसका पहला वीडियो, पार्ट 1 वीडियो। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं ना, और देखते रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर को। तो आज मैं बताने वाला हूं मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमने लिखा सबसे ऊपर मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो आप पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में होता क्या है। क्या हम समझ पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद? ठीक है बेटा, तो देखिए क्या लिखा है। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या लिखा है? which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during the period of one accounting year। तो हम लोग जो यहाँ बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे बेटा 1 ईयर की, कि हम लोग एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विस की डिमांड क्रिएट करते हैं बेटा। तो अब मैं बात करता हूं हम कौन हैं। मतलब मैंने कहा कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ 4 सेक्टर की बात करते हैं बेटा। ध्यान से देखिएगा, किस चीज की बात करते हैं? 4 सेक्टर की बात करते हैं। पहला होगा, इसको हम कंपोनेंट भी बोलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं। जिसमें पहला पॉइंट होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हम लोग करते हैं। दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथा पार्ट होगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ध्यान दीजिएगा क्लास में और बने रहेगा क्लास में, अगर आपको पूरे 12 मार्क्स चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में होता क्या है। तो हम बात करेंगे कि पूरी डिमांड हम लोग क्या करते हैं। हमने अभी आपको 4 सेक्टर्स बताए, और 4 सेक्टर मिलके जो भी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड क्रिएट करते हैं, हम उसको बोलते हैं बेटा एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो जरा बोर्ड पे देखिएगा और क्लास में फोकस बनाए रहिएगा। तो आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। लिखा है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है बेटा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारा पहला कंपोनेंट होता है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें कि इट कंप्राइजेस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, these goods can be durable। कौन कौन से हो सकते हैं? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। कंजम्पशन ऑफ हाउसहोल्ड डिपेंड अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम एंड मार्जिन ऑफ कैपेसिटी टू कंज्यूम। तो यहां बताया गया, देखिए बेटा, डायरेक्टली अगर हम बात करें यहां पर, तो हम यहां अपनी बात कर रहे हैं। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सीधे कंज्यूमर के बारे में बात हो रही है। अब कंज्यूमर जो है मार्केट में डिमांड कैसे क्रिएट करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन बेटा। मैं आपसे कहूं कि आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं? तो नहीं सर, हम सब चीजों तो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो भाई कैसे, हम कैसे समझे कि आप कौन कौन से गुड्स परचेज करेंगे? तो वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब फिर से कोई क्वेश्चन, सर ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता क्या है? तो मैं बताना चाहता हूं बेटा कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ये इनकम वो इनकम होती है कि जिसमें हम टैक्स पेड करने के बाद जैसे हमारे पास बैलेंस बचता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 लाख रुपए आए, टोटल इनकम थी 10 लाख, उसमें से हमने 3 लाख रुपए टैक्स पेमेंट कर दिया, तो अब बचा 7 लाख रुपए। तो अब हमारे पास है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 7 लाख। तो ध्यान दीजिएगा कि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। जितनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम होगी उतना ही मार्केट में डिमांड कम होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मार्केट में डिमांड है ना, वो यहां पर डायरेक्टली रिलेट करती है हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को। तो बेटा बात समझ में आती है?
तो आइए आगे बढ़ते हैं उसके सेकंड पॉइंट की तरफ। यह लिखा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए बेटा, हम ही लोग मार्केट में जाके खर्च करते हैं और हम ही लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं बेटा। क्या करते हैं? हम लोग ही इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बट क्वेश्चन है सर, इन्वेस्टमेंट कहां कहां करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं, क्या रीजन है इन्वेस्टमेंट करने का, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कब होगी, कम इन्वेस्टमेंट कब होगी। बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ गए सर, आप सबके आंसर हमें दीजिए कि भाई हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है इन्वेस्टमेंट, हम क्यों कर लें इन्वेस्टमेंट। देखिए मैं पढ़ के बताता हूं, पहले तुम समझेंगे। लिखा इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म। ध्यान दीजिएगा, पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है और हम यहां पढ़ रहे हैं फर्म खर्च कर रही है बेटा। कौन खर्च कर रहा है? फर्म। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर फर्म आपकी है तो आप लोग फर्म में क्यों पैसा खर्च करेंगे? भैया सिंपल सी बात है कि हम लोग जो फर्म में पैसा खर्च करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके बेटा। ध्यान दीजिएगा, क्या करने के लिए खर्च करेंगे? अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेंगे बेटा। तो देखिए क्या लिखा है, ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, प्लांट, इक्विपमेंट एक्सेट्रा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो भाई सीधी सीधी बात बता देता हूं कि अगर हम लोग ये सोच लेंगे कि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमारी जो होगी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होंगे। अगर हम लोग सोचेंगे कि प्रॉफिट कम है तो हम लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बेटा। तो ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिटर्न के। जितना ज्यादा रिटर्न आएगा उतनी ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और जितना रिटर्न कम मिलेगा उतनी इन्वेस्टमेंट मार्केट में कम हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं भैया, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। किस चीज के रिगार्डिंग? प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। भाई आप लोग प्रॉपर्टी क्यों परचेज करोगे? भाई अगर फ्यूचर में आपको लगेगा कि इस प्रॉपर्टी के प्राइस धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं या बढ़ जाएंगे तो आप उस प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, ये सोच के कि फ्यूचर में हमें रिटर्न अच्छे मिलेंगे। हम शेयर्स परचेज करते हैं, हम लोग डिबेंचर्स परचेज कर लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने पैसे को कहीं ना कहीं। बट वो जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटली डिपेंड करती है हमारे रिटर्न के बिहाफ पे। देखिए थोड़ा आगे क्या लिखा है हमने कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ एमईआई यानी कि रेट ऑफ रिटर्न एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बात और बताता हूं मैं आपको कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। भाई आप लोग समझिएगा कि बैंक में हम लोग एफडी कराने जाते हैं, अगर वहीं पे हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिले तो हम एफडी करवा देंगे, अगर वहीं इंटरेस्ट ना मिले तो हम उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट बार फिर बताता हूं कि भैया जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड होती है रेट ऑफ रिटर्न पे। जितना ज्यादा रिटर्न होगा उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितना कम रिटर्न होगा उतनी इन्वेस्टमेंट कम होगी। बात समझ में आती है? देख लीजिए एक बार, फिर हम थर्ड पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर भी गुड्स एंड सर्विस परचेज करता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अगर हम फर्म को रिगार्डिंग माने तो फर्म भी इन्वेस्टमेंट करती है। वैसे ही हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है बेटा मार्केट के अंदर, कि हमारी गवर्नमेंट भी तो डिमांड क्रिएट करती है गुड्स एंड सर्विस की। अब हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी संस्था चलाती है, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जैसे एक बड़ा सा एग्जाम्पल उठा लेता हूं मैं आपसे कि जब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है बेटा कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करती है गेहूं का, चावल का, है ना, दाल का, चीनी का, तो क्या करती है हमारी गवर्नमेंट उनको उसी रेट पे खरीदती है, डिमांड करती है और उसको कम दाम पे मार्केट में सेल कर देती है या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, मतलब वो वेलफेयर का काम करती है। तो मतलब फिर भी वहां पर हमारी गवर्नमेंट डिमांड तो क्रिएट कर रही है ना। हमारी गवर्नमेंट रोड बनवा रही है, हमारी गवर्नमेंट डैम बनवा रही है, हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना रही है, हमारी गवर्नमेंट डिफेंस प्रोडक्ट बना रही है। तो मतलब हर चीज डिमांड के बेसिस पे बनाई जा रही है बेटा, है ना। और हमारी गवर्नमेंट भी मार्केट में डिमांड क्रिएट करती है। तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं कैसे कैसे। लिखा है इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन परचेज ऑफ consumer goods and capital goods to satisfy the collective wants of the society। तो मैंने जैसे बताया कि हमारी गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स भी परचेज करती है और हमारी गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स भी परचेज करती है बेटा। याद रखिएगा, हमारी गवर्नमेंट भी मार्केट में डिमांड क्रिएट
करती है। तो आगे लिखा है एग्जाम्पल पब्लिक पार्क। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोसाइटीज में गवर्नमेंट पार्क मेंटेन करती है, वहां लाइट्स लगवाती है, चारों तरफ रोड बनवाती है ना, उसको मेंटेन करने के लिए खर्च करती है, वो सब हमारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं और वो एक्सपेंडिचर किसी ना किसी चीज की डिमांड क्रिएट करते हैं बेटा। आगे लिखा है पब्लिक हॉस्पिटल्स, रोड्स एक्सेट्रा। तो बेटा यहाँ पर जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा वो हमारी गवर्नमेंट उस साल में डिमांड क्रिएट करेगी। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब ध्यान रखिएगा कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे खर्च नहीं करेगी, ध्यान रखना कि जहां पे भी जरूरत है हमारी गवर्नमेंट वहीं पर ही डिमांड क्रिएट करेगी, अननेसेसरी का पैसा हमारी गवर्नमेंट खर्च नहीं करती है। तो बेटा ये तीसरा कंपोनेंट था एग्रीगेट डिमांड का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो आइए हम बढ़ते हैं चौथे कंपोनेंट की तरफ। तो चौथा कंपोनेंट होता है बेटा नेट एक्सपोर्ट। अब फिर से क्वेश्चन सर नेट एक्सपोर्ट कैसे कंपोनेंट हो सकता है, हम कैसे मान लें कि भाई ये डिमांड यहाँ पे भी क्रिएट हो रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि जब कोई भी फॉरेनर्स अपने इंडियन प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो भी इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, और हम लोग भी बाहर से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। ठीक है, अगर हम बाहर बेचेंगे तो बोलते हैं एक्सपोर्ट, और बाहर से खरीदेंगे तो हम बोलेंगे उसको इंपोर्ट बेटा। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड import. It reflects the net demand for a domestic product by the rest of the world. Net export depend upon many things like foreign trade policies, foreign exchange rate, competitive price, qualities, etc. तो अगर हम बात करें बेटा किस चीज की, तो अगर हम लोग बात करें इंपोर्ट की, इंपोर्ट का मतलब है कि हम फॉरेन से क्यों गुड्स परचेज करते हैं, तो कैसे करते हैं, क्या हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, तो ये सब डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर कि हम लोग कितना एक्सपोर्ट करेंगे, हम लोग कितना इंपोर्ट कर पाएंगे बेटा। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आप पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। मैं पार्ट 2 में आपको दो टॉपिक करके समझाऊंगा और पूरी 8 वीडियोस में कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूं।